अता मंजूर ये कामरान है, साईं नासिर मरहूम का दोस्त और बाबा साईं का चहीता। मंजूर ने गहरी नजरों से सर तपा मेरा जायजा लिया। उसके चेहरे पर वो खुलूस नहीं था जो मुझे अब तक बाबा साईं के खास लोगों में नजर आया था। हत्ता कि इस खुलूस की झलक बख्शू के चेहरे में भी थी। शायद शेख कमाल बैठकर खाने की वजह से वो काहिल, आराम तलब और ऐशो इशरत का दिल दादा हो गया था। शेख बेचारा तो साल 2 साल में एक आध दफा ही जहां आता होगा। ये लोग उसके खर्चे पर खूब ऐश करते होंगे। मंजूर खान आगे बढ़कर मुझसे भी बगलगीर हो गया और बोला, साईं आपका नाम तो बहुत सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। इसे आप अपना ही घर समझें, क्योंकि शेख साहब अब साल 1.5 साल से पहले नहीं आएंगे। वो 2 महीने पहले ही शिकार खेल कर यहाँ से गए हैं। मैंने कहा, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, वो बेचारा कुछ बीमार है, उसे सहारा देकर उतारना पड़ता है। ये कहकर मैं गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो बोला, आप तकलीफ मत करें साईं, यहाँ कई लोग हैं जो सारा साल हराम की तनख्वाह वसूल करते हैं, आखिर वो किस दिन काम आएंगे। मेरे दिल में तो आया कि कह दूं कि उन हराम खाने वालों में तुम भी शामिल हो, मगर मैं अपनी जुबान को रोक गया। महज इतना कहा, मैं अपने दोस्त को उतारता हूँ, तुम नौकरों से कहो कि वो गाड़ी से सामान उतार कर कमरे में पहुंचाएं। मैंने जानबूझकर उसे तुम कहकर मुखातिब किया था ताकि उसकी अना का गुबार जो इंतहाई बुलंदियों पर उड़ रहा था वो कुछ नीचे आ जाए। मैंने दरवाजा खोलकर पीटर को सहारा देकर नीचे उतारा और मुस्कुराकर सरगोशी में बोला, खामोशी में ही तुम्हारी जिंदगी की जमानत है। फिर कदरे बुलंद आवाज में बोला, जॉनी फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाओगे, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैंने जानबूझकर उसका नाम भी गलत लिया। हाकिम अली बोला, देखो मंजूर, किसी मुलाजिम को मालूम न होने पाए कि हम लोग कौन हैं। मेरा मतलब यह है कि कामरान साईं के बारे में उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, यह भी कोई कहने की बात है। उसने मुलाजिमीन को कमरे खोलने की हिदायत की। मैं और पीटर एक ही कमरे में थे। हाकिम अली मंजूर के साथ था। सुकून का सांस मयसर आते ही मुझे ग्लोरिया और तैमूर की फिक्र हुई। मैं बाबा साईं के बंगले पर टेलीफोन करके हालात मालूम करना चाहता था। टेलीफोन मेरे कमरे में भी मौजूद था, मगर मैंने वहां से फोन करना मुनासिब न समझा। पीटर बज़ाहिर तो यही जाहिर करता रहा कि वो उर्दू से बिल्कुल नाबलद है, मगर वो उर्दू से वाकिफ भी हो सकता था। ये अमेरिकन एजेंट हर तरह की तैयारियों के बाद मैदान में आते हैं। मैंने एक फोन सेट कॉरिडोर में देखा था। मैं कमरे से निकलकर टहलता हुआ कॉरिडोर में चला गया। उसका नंबर देखकर मैंने ये इत्मीनान कर लिया कि वो मेरे कमरे के नंबर से मुख्तलिफ है। मैंने बेबाकी से बाबा साईं के बंगले का नंबर मिलाया। वहां बेल बजती रही, मगर किसी ने भी टेलीफोन रिसीव न किया। बंगले में 5 टेलीफोन लाइंस थीं। मैंने एक के बाद दीगरे 2 नंबर और मिलाए। आखिर चौथे नंबर पर फोन किसी ने रिसीव किया। मैंने बेबाकी से कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? इंतहाई करख्त लहजे में पूछा गया, आपको किससे बात करनी है? मैं जानता था कि वहां सिवाय तैमूर, नजीर और शाजिया के किसी की उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। अली मुराद समेत बाबा साईं के तमाम मुलाजमीन और गार्ड्स मिली जुली सिंधी और उर्दू में बात करते थे। फिर ये कौन था? मैंने लहजा बदल कर कहा, साईं मुझको अली मुराद से बात करना है, उससे बात करा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी तरफ से इस मर्तबा इंग्लिश में पूछा गया, आपने कहाँ फोन किया है? मैंने कहा, जी साईं क्या बोला आपने? इस मर्तबा उर्दू में कहा गया, मैंने पूछा है कि आपने कहाँ फोन किया है? मैंने कहा, मैंने साईं अब्दुल रहीम के बंगले पर फोन किया है, मुझको अली मुराद से एक जरूरी काम है साईं। दूसरी तरफ से कहा गया, ज्यादा अदाकारी मत दिखाओ कामरान, मैं जानता हूँ कि तुम कामरान हो। अली मुराद इस वक्त हमारी हिरासत में है, मैं पुलिस का एक जिम्मेदार अफसर बोल रहा हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है तुमने? वो बोला, यहाँ 2 अजनबियों का कत्ल हुआ है, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, तुम फौरन खुद को कानून के हवाले कर दो। मैंने तल्ख लहजे में कहा, वो किस खुशी में? उसने कहा, वो इस खुशी में कि रईस के मुलाजमीन के सिवा तुम्हारे तमाम साथी गायब हैं। मैंने कहा, उनका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि पुलिस का वो ऑफिसर गुफ्तगू को खामखा तूल देने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी कॉल ट्रेस कर सके। मैंने फौरन सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ये एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी। बहरहाल इत्मीनान की बात यह थी कि तैमूर, ग्लोरिया और शाजिया में से कोई उनके हाथ न लगा था। ये भी मुमकिन है कि वो सिरे से पुलिस वाले हों ही नहीं और मेरे साथ ब्लफ कर रहे हों। यहाँ आकर मैं बख्शू को तो बिल्कुल ही भुला बैठा था। अचानक कॉरिडोर के सिरे पर मुझे बख्शू नजर आया। वो गन शाने से लटकाए मुस्तैद खड़ा था। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, बाबा मेरा ख्याल है कि हम सुबह गोठ चलें। तुम ये बात हाकिम अली को भी बता देना, मगर मंजूर खान या किसी के सामने मत बताना। उसने कहा, वो तो ठीक है साईं, मगर पहले उस गोरे से पूछ तो लें कि वो बड़े साईं के बारे में जानता क्या है। उसका मशवरा मुनासिब था। मैं दोबारा कमरे में पहुंचा तो पीटर सैंडविच की प्लेट साफ करने के बाद कॉफी पी रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो अय्याशियां हो रही हैं यहाँ? वो बोला, यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो कम से कम मेरा इतना हक तो बनता ही है कि छोटी मोटी अय्याशी कर लूं। मैंने संजीदा होकर कहा, अच्छा अब जरा काम की बात हो जाए।
तुम बाबा साईं के बारे में जो कुछ जानते हो मुझे बता दो। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पीटर ने कॉफी का आखिरी घूंट लेकर मग रखते हुए कहा, ऐसे नहीं, अपनी मुकद्दस किताब पर हाथ रख कर कसम खाओ कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। मैंने सख्त लहजे में कहा, अपनी नापाक जबान से मेरी मुकद्दस किताब का नाम भी मत लो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं जब वादा कर लेता हूँ तो उसे हर कीमत पर निभाता हूँ। कुरान मजीद की कसम खाने के लिए मुझे गुस्ल करना पड़ेगा और पाक साफ होकर उस पर हाथ रखना पड़ेगा। वो कोई डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि जब दिल चाहा उसे उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि उस किताब की कसम खाकर तुम्हें यकीन दिलाऊं कि तुम्हारी इत्तला सही होने की सूरत में तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। पीटर भी अड़ गया, बोला, नहीं कामरान, कसम तो तुम्हें इसी तरह खानी पड़ेगी जैसे मैं कहूंगा, वरना मैं तुम्हारे बस में हूँ। अभी और इसी वक्त रिवॉल्वर की तमाम गोलियां मेरे सीने में उतार दो। मैंने चंद लम्हे इस बात पर गौर किया, फिर दिल ही दिल में एक फैसला करके उसकी शर्त मान ली। पाक साफ होकर मैंने कुरान शरीफ पर हाथ रख कर कसम खाई कि अगर तुम्हारी इत्तला दुरुस्त हुई तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पीटर मुतमईन होकर बोला, अब मुझे यकीन आ गया। तो तुमने शाहपुर का नाम सुना है? मैंने कहा, नाम तो सुना है मगर वो इलाका अभी तक मैंने देखा नहीं। वो बोला, शाहपुर कच्चे इलाके के साथ छोटा सा एक गाँव है। गाँव की हुदूद खत्म होते ही घना जंगल शुरू हो जाता है। उस इलाके को डाकुओं की जन्नत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ दरख्त इतने घने हैं और रास्ते इतने पेचीदा हैं कि आम आदमी तो दरकनार। वहाँ पुलिस पार्टियां भी जाते हुए थरथराती हैं। रईस को अगवा करने वाला जानू है। उसने ये काम शाहपुर के यार मोहम्मद शाह के कहने पर किया है। पीटर बोलते बोलते चंद लम्हे को रुक गया, फिर बोला, और यार मोहम्मद शाह इस वक्त वहाँ होगा नहीं, वो आजकल कराची में है। मैंने कहा, तुम कराची में उसके ठिकाने से वाकिफ हो? पीटर ने हैरत और बेयकीनी से मुझे देखा, फिर बोला, यार मोहम्मद शाह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का क्लर्क नहीं है कि उसका एड्रेस मालूम करने की जरूरत पेश आएगी। कराची का तकरीबन हर आदमी उसकी महल नुमा कोठी से वाकिफ है। न सिर्फ कराची वाले बल्कि बेशुमार गैर मुल्की भी उसकी कोठी से वाकिफ हैं, क्योंकि वो ज़ियाफतें देने में बहुत मशहूर है। कहने को तो वो सिंध के एक तबके का पीर है, मगर खूबसूरत खवातीन और उम्दा शराबों का दिलदाता है। मैंने वहाँ ऐसी ऐसी शराबें पानी की तरह बहती देखी हैं जो अमेरिका के बाज रईस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पीर यार मोहम्मद शाह के बारे में ये सब कुछ जानता था, मगर एक बात मेरे लिए नई थी कि वो खूबसूरत खवातीन का भी दिलदाता है। वैसे ये बात मेरे इल्म में थी कि उसने 4 शादियां कर रखी हैं। मैंने मजीद तफसील जानने के लिए पीटर से पूछा, मगर मैंने तो सुना है कि वो औरतों के सिलसिले में बहुत रिजर्व है। उसने कहा, यह बात तो तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने उसे करीब से नहीं देखा। उसके हल्का अहबाब में एक से एक हसीन व जमील नाजनीन है। बड़े बड़े अफसरान की आज़ाद ख्याल बेगमात और उनकी परिवश बेटियां उसे पार्टियों में घेरे रहती हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि वो हर हुकूमत से बनाकर रखता है और हर प्राइम मिनिस्टर से उसके जाती ताल्लुकात हैं। वो लोगों के बड़े बड़े काम चुटकी बजाते करवा देता है। शर्त भी ये कि काम करने वाला उसकी खिदमत में कितनी हसीन दोशीज़ा पेश करता है। फिर वो खूबसूरत खवातीन को इंतहाई बेशकीमत तहाइफ से नवाजता है। शाहपुर तो वो खास मौक़ों पर जाता है। ज्यादा वक्त तो उसका कराची, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में गुजरता है। मैंने उलझ कर पूछा, मगर उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? वो इतना बड़ा जमींदार भी नहीं है, न उसकी जमीन इतनी जरखेज है। उसके मुकाबले में तो बाबा साईं की जमीन 10 गुना से भी ज्यादा है। उनके पास इतनी दौलत है कि शायद उन्हें खुद भी उसका अंदाजा नहीं होगा। फिर उनके ताल्लुकात भी आला सतह पर हैं। यार मोहम्मद शाह सोशल हल्कों में लाख मकबूल सही, मगर उसकी इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो बाबा साईं पर हाथ डाल सके। मेरी बात सुनकर पीटर मुस्कुराया, बोला, तुम ठीक कह रहे हो। उसकी इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि वो रईस अब्दुल रहीम के अगवा का तसव्वुर भी कर सके, मगर उसकी पुश्त पर जो हाथ है उसमें हुकूमतों के तख्ते उलटने की भी जुर्रत है। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मुल्क इस मामले में मुलव्विस है। पीटर बोला, तुम चूंकि मेरी जान बख्शी की कसम खा चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। इस मामले में न सिर्फ मेरा मुल्क इन्वॉल्व है बल्कि तुम्हारा अजली दुश्मन भी पेश है। मैंने झुंझुला कर कहा, लेकिन क्यों? बाबा साईं से CIA या रॉ को क्या खतरा है? वो तो कई बरस से सियासत से किनारा कश हैं। पीटर बोला, वो सियासत से किनारा कश जरूर हैं, मगर मौजूदा फौजी हुकूमत के दिल में उनके लिए नरम गोशा मौजूद है। आला हल्कों में एक अफवाह ये भी उड़ी है कि फौजी हुकूमत उन्हें कोई अहम वजारत देने पर गौर कर रही है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो रईस के जरिए तुम पर हाथ डालना चाहते हैं। तुमने CIA, रॉ और मोसाद को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसने उन लोगों को पागल कर दिया है। अमरीकी हुकूमत तो इस बात पर गौर कर रही है कि बाज़ाब्ता पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता करके तुम्हारा मुतालबा किया जाए। मैंने कहा, यह तो खैर बात की बातें हैं। तुम ये बताओ कि यार मोहम्मद शाह तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? पीटर बोला, तुम खुद उधर का रुख भी मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे।
उसके बंगले के इर्द गिर्द न सिर्फ तरबियत याफ्ता गार्ड्स हैं, बल्कि बंगले के अंदर भी कदम कदम पर खतरनाक किस्म के गार्ड्स मौजूद हैं। वो लोग मशकूक शख्स पर फायर पहले करते हैं, नाम बाद में पूछते हैं। मैंने कहा खैर देखा जाएगा, अभी तो मैं तुम्हारी इत्तलात की तस्दीक भी करूंगा, फिर मेरी तरफ से तुम आज़ाद होगे। उम्मीद है उस वक्त तक तुम मेरे लिए कोई मसला खड़ा नहीं करोगे। वो बोला मुझे तुम्हारी कसम पर एतबार है, मैं वादा करता हूँ कि जब तक मुझे तुम्हारी तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मुझे कैद रखो या आज़ाद। फौरी तौर पर यार मोहम्मद शाह की तरफ जाना मकसूद था। पीटर के बयान के मुताबिक बाबा साईं को जानू ने अगवा किया था, इसलिए बाबा साईं के बारे में मालूमात वहीं से मिल सकती थी। महरम खान अगर जिंदा होता तो वो मुझे जानू के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। अचानक मुझे बख्शू का ख्याल आया, वो भी तो महरम खान का साथी था और खासा तवील अरसा उसके साथ गुजार चुका था। जानू के बारे में तो वो भी जानता होगा। पीटर ने पूछा किस सोच में गुम हो गए कामरान? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जब तक मेरा उनसे राब्ता हो जानू न जाने क्या कुछ कर बैठे। वैसे तुम जानू के बारे में क्या जानते हो? पीटर बोला मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो सिंध के बड़े डाकुओं में से एक है और उसे यार मोहम्मद शाह समेत सिंध के कई और जमींदारों की पुश्तपनाही भी हासिल है। मैंने कहा पीटर जहाँ तुमने मुझे इतनी मालूमात पहुँचाई हैं वहाँ तुम ये भी तो कर सकते हो कि किसी न किसी तरह यार मोहम्मद शाह पर दबाव डालने में मेरी मदद करो। पीटर ने साफ इनकार कर दिया, बोला सॉरी कामरान, मुझे अगर मरने का इतना ही शौक होता तो तुमसे अपनी जान बख्शी क्यों करवाता। मेरे बड़ों के कानों में अगर भनक भी पड़ गई तो वो मुझे गोली से उड़ा देने में देर नहीं करेंगे और उसका इल्जाम भी किसी न किसी तरीके से तुम्हारे सर मुंड देने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम खुद कितने बड़े खतरे से दो चार हो। दुनिया के 3 सफ़ाक कातिल एंथनी, जेराल्ड और गोपाल दास पूरे शहर में न सिर्फ तुम्हें बल्कि उस अमेरिकन लड़की ग्लोरिया को भी पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। उनमें से हर एक शख्स अकेला 10 तरबियत याफ्ता कमांडोज पर भारी है। उनके पास ऐसा जदीद असलहा है जिसका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ या फिर ये मुल्क ही छोड़ दो। ये इतने सफ़ाक कातिल हैं कि अपने शिकार को तड़पने का मौका भी नहीं देते। और सबसे अहम बात यह है कि उन तीनों में से किसी के क्रेडिट में आज तक कोई नाकामी नहीं है। मैंने कहा तुम शायद ये नहीं जानते कि मेरे क्रेडिट में भी अभी तक नाकामी का कोई लेबल नहीं है। अगर मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो और बात है, वरना ऐसे 10 कातिल भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारी हमदर्दी और मशवरों का शुक्रिया, अब तुम अपने कमरे में जाओ। पीटर वहां से उठकर कमरे में चला गया। वैसे मैंने गार्ड्स के अलावा हाकिम अली और बख्शू को भी हिदायत कर दी थी कि अगर पीटर यहाँ से फरार होने की कोशिश करे तो उसे बेदरेख गोली मार दें। उसकी रवानगी के बाद बख्शू को बुलाया तो वो हैरान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। उसने सर झुकाकर कहा हुक्म साईं। मैंने कहा बख्शू तुम महरम खान के साथ कितने अरसे से हो? उसने सोचते हुए कहा साईं 3-3.5 साल के करीब तो हो गए हैं। मैंने अचानक पूछा तुम जानू को जानते हो? बख्शू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, बोला साईं आप बेले के जान मोहम्मद डाकू की बात कर रहे हैं? हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा वो किसका आदमी है? वो बोला साईं पहले तो वो अली कोट के जमींदार रसूल बख्श के लिए छोटी मोटी चोरियां करता था, रस्सागिरी करता और उसके लिए लड़कियां उठाता था। फिर शाहपुर के वडेरे यार मोहम्मद शाह ने उस पर हाथ रख दिया तो वो लोगों को लूटने और कत्ल करने के साथ साथ तावान के लिए अगवा भी करने लगा। उसने 2 साल में अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली। वडेरे यार मोहम्मद शाह की वजह से पुलिस भी बेले का रुख नहीं करती और अब तो वो बाकायदा पुलिस से मुकाबले पर मुलाजिम रखता है। पुलिस के इंस्पेक्टर को जितनी तनख्वाह मिलती है वो उससे दुगनी तनख्वाह की ऑफर करता है और इलाके के बहुत से नौजवान उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो वो साईं पुलिस के एसपी डीएसपी को भी मुलाजमत के लिए कह चुका है। मैंने कहा उसने तुमसे और महरम खान से बात नहीं की थी? बख्शू ने कहा की थी साईं, मगर महरम खान आजाद रहकर काम करने वाला आदमी है। हमारे कई आदमी ज्यादा पैसों और माल की लालच में जानू के साथ मिल गए थे। उनमें से कई तो महरम खान के हाथों मारे गए थे। अभी भी हमारे बहुत से साथी जानू के साथ काम कर रहे हैं। मैंने कहा तुम जानते हो कि इस वक्त रईस जानू के कब्जे में है? बख्शू उछल कर खड़ा हो गया, बोला नहीं साईं। वो मुठियां भेंच कर बोला जानू बहुत बड़ा और ताकतवर डाकू जरूर है, मगर उसमें इतनी जरूरत नहीं कि वो हमारे साईं की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखे। आपको जरूर किसी ने गलत बताया है। मैंने कहा जानू में इतनी हिम्मत नहीं है, मगर यार मोहम्मद शाह आजकल बहुत ऊंचा उड़ रहा है। उसकी शह पर जानू ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बख्शू बोला अगर ऐसा है साईं तो फिर लगता है कि जानू की जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। यार मोहम्मद शाह पुलिस के बलबूते पर अकड़ता है, मगर पुलिस 24 घंटे तो जानू की हिफाजत नहीं कर सकती, ना वो लोग यार मोहम्मद शाह की हिफाजत कर सकते हैं। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा जानू तुम्हें जानता है? बख्शू ने कहा अच्छी तरह जानता है साईं,
मैंने कहा तुम जानू के पास जाओ और उसे बताओ कि रईस के बंदे ने महरम खान को कत्ल करवा दिया है, अब तुम उनके साथ काम करना चाहते हो। बख्शू ने पहली मर्तबा मेरे सामने सख्त लहजा इस्तेमाल किया। बोला नहीं साईं, मैं मर जाऊंगा मगर जानू के पास नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मैं जानू के साथ शामिल होने का मशवरा नहीं दे रहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जरिए मुझे वहां के हालात का इल्म रहेगा। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, ऐसा करो मुझे भी अपने साथ जानू के पास ले चलो। अगर बाबा साईं वाकई उसके कब्जे में हैं तो मैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं यार मोहम्मद शाह से भी निमट लूंगा। बख्शू बोला साईं, बात तो आपकी ठीक है मगर आपको हुलिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा शेव करना छोड़ दें, पैंट की जगह शलवार सूट पहने और कंधे पर अगर अजरक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी आजकल इसी हुलिये में होते हैं। मैंने उससे कहा ठीक है, अब तुम जाओ। मैं बेड पर नीम दराज हुआ ही था कि कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और हाकिम अली और उसका दोस्त मंजूर औंधे मुंह अंदर आ गिरा। मैं झपट कर उठ बैठा और एक हाथ बेख्तियार जेब की तरफ रिंग गया। दूसरे ही लम्हे मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। बख्शू बाहर जाते जाते रुक गया था और हैरत से मंजूर और हाकिम अली को बारी बारी देख रहा था। हाकिम अली के हाथ में भी रिवॉल्वर था जिसका रुख मंजूर की तरफ था। मैंने पूछा, ये क्या बात है हाकिम अली? वो बोला, साईं ये हरामजादा गद्दारी कर रहा था। ये खुद को मेरा दोस्त कहता है मगर पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, तफसील से बताओ, तुम इसे अपना जिगरी यार कह रहे थे? हाकिम अली बोला, साईं ये पुलिस को इत्तला दे रहा था कि बदनाम जमाना दहशतगर्द कामरान और उसके साथी यहाँ मौजूद हैं। वो तो शुक्र है कि इसके एड्रेस बताने से पहले ही मैंने इसकी बात सुन ली। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, ये पुलिस को इत्तला नहीं दे रहा था। हाकिम अली बोला, मगर साईं मैंने हाकिम अली से कहा, तुमने भी गलत नहीं सुना है, मगर ये पुलिस को इत्तला नहीं दे रहा था। मैं अब पुलिस को किसी भी केस में मतलूब नहीं हूँ। फिर मैं अचानक उठा और मंजूर के लंबे लंबे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर उसे खड़ा कर दिया और उसे जोरदार झटका देते हुए कहा, बताओ तुम किसे इत्तला दे रहे थे? मैंने उसके बालों को दूसरा झटका देते हुए कहा, और हाँ, झूठ मत बोलना, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, उसमें अगर तुमने सच बोल दिया तो ठीक है, वरना शेख साहब को यहाँ तुम लोगों के ढांचे मिलेंगे। मंजूर बोला, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी मार दोगे? मैंने कहा, दूसरे मुलाजमीन का क्या कसूर है जो वो बेचारे मारे जाएं? तुम लोगों से मुराद तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं। मेरा लहजा सफाक था। फिर मैं घड़ी देख कर बोला, 1 मिनट गुजर चुका है। मंजूर वहशतज़दा अंदाज में अपने होंठों पर जबान फेरता रहा और खौफजदा नजरों से मुझे देखता रहा। फिर उसने लज्जाजत से पूछा, तुम 10 मिनट की मोहलत में कुछ इजाफा नहीं कर सकते? हाकिम अली ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि चटाख की आवाज बंगले के मेन गेट तक जरूर पहुंची होगी। फिर वो दांत पीस कर बोला, उल्लू के पट्टे, तू हमें इतना बेवकूफ समझता है कि हम तुझे आधे घंटे की मोहलत दे दें ताकि तेरे हमदर्द तेरी मदद को पहुंच जाएं। मैंने कहा, 4 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने यूं ऐलान किया जैसे इम्तिहानी कमरे में इन्विजिलेटर वक्त गुजरने का एहसास दिलाते हैं। फिर मैंने बख्शू से कहा, पीटर को बुलाओ। मुश्किल से 1 मिनट में बख्शू पीटर को बुला लाया। मंजूर की हालत देखकर पीटर की आंखों में भी हैरानी थी। मैंने उससे कहा, हैरान बाद में होना, पहले ये बताओ कि तुम इस शख्स से वाकिफ हो। पीटर ने बगौर उसका जायजा लेते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे पहली दफा देखा है। फिर वो कुछ याद करके चौंक गया। बोला, मैंने ड्राइंग रूम में अबू ज़हबी के एक शेख हसन बिन इमाद की एक तस्वीर देखी है। शेख हसन और यार मोहम्मद शाह में गहरे ताल्लुकात हैं। उन दोनों के शौक मुश्तरक हैं, शराब और शबाब के रस्सियां हैं। फिर ये दोनों एक साथ मिलकर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं। ये तो शायद शेख का मुलाजिम है। उसने मंजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने मंजूर से कहा, अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट गुजरने के बाद मैं 10 से उल्टी गिनती गिनूंगा। उसके बाद तुम्हारी खोपड़ी के ऐन वस्त में सुराख कर दूंगा। यूं भी मैंने अरसे से अपने निशाने की आजमाइश नहीं की है। गोली आंखों के दरमियान ऐसी जगह लगेगी कि दोनों तरफ से फासला बिल्कुल बराबर होगा। फिर मैं संजीदा होकर बोला, अब सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं, उसके बाद मैं गिनती शुरू कर दूंगा। मैंने रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट करते हुए कहा, 10, 9, 8। मंजूर वहशतज़दा अंदाज में बोला, सुनो, अब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि शेख हसन और यार मोहम्मद शाह की दोस्ती है। मैंने कहा, तुमने अभी फोन किसे किया था? फिर कहा, 3। मंजूर जल्दी से बोला, मैंने अभी यार मोहम्मद शाह को फोन किया था। शेख हसन और यार मोहम्मद शाह एक दफा बातों के दरमियान कहने लगे कि अगर ये कामरान हमारे हाथ लग जाए तो हमारे सब मसले हल हो जाएं। मैंने यूं ही मजाक में यार मोहम्मद शाह से कहा था कि साईं, अगर कामरान को मैं पकड़ कर आपके हवाले कर दूं तो मुझे आप क्या इनाम देंगे? मेरी बात सुनकर यार मोहम्मद शाह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे किसी बच्चे ने मोहम्मद अली को बॉक्सिंग का चैलेंज दे दिया हो। शेख हसन उर्दू नहीं समझता था। जब यार मोहम्मद शाह ने उसे इंग्लिश में ये बात बताई तो वो भी बेतहाशा कह कहे लगाने लगा। शेख हसन ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने कामरान को पकड़कर हमारे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए नकद दूंगा।
मैंने संजीदगी से पूछा, सर क्या उसे जिंदा पकड़ना शर्त है? शेख हसन ने कहा, इसी बात के तो तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। यार मोहम्मद शाह मुस्कुराकर बोला, और हाँ, गुलाम वाली जमीन मेरी तरफ से। मैं जानता था कि गुलाम मोहम्मद की वो जमीन हथियाने के लिए यार मोहम्मद शाह ने कैसे कैसे हथकंडे आजमाए हैं। अब वो उस जमीन को मेरे हवाले करने का वादा भी शायद इसीलिए कर रहा था कि ये काम नामुमकिन है। ऐसे काम के लिए तो कोई भी बड़े बड़े इनाम का दावा कर सकता है। मसलन कोई ये भी कह सकता है कि अगर तुम दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तानी परचम लहरा दो तो मेरी सारी जागीर तुम्हारी। हालांकि जागीर तो जागीरदार लोग 1-1 इंच जमीन के लिए कई कई सुहाग उजाड़ देते हैं। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुमसे मकाला पढ़ने को नहीं कहा। तुम अगर वाकई मुकाबला करके मुझे पकड़ते तो शायद इनाम के हकदार भी ठहरते, मगर मैं पीठ में छुरा घोंपने वाले गद्दारों को माफ करने का कायल नहीं हूँ। ये कहकर मैंने अपने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। मंजूर ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। बोला, कामरान साहब आपको खुदा का वास्ता। मैंने उसे लात मार कर धकेल दिया और डपट कर बोला, सीधे खड़े हो जाओ। वो कांपता हुआ सीधा खड़ा हो गया। मैंने इंतहाई सफाकी से उसे घूरा, रिवॉल्वर से उसकी पेशानी के वस्त का निशाना लिया और फायर कर दिया। उसके हलक से चीख बरामद हुई और वो फर्श पर गिरकर 1-2 दफा तड़पा, फिर साकित हो गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, इसे गौर से देखो पीटर, यही अंजाम तुम्हारा भी हो सकता है, मगर मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। फिर मैं हाकिम अली और बख्शू से मुखातिब हुआ। कहा, इस कमरे को लॉक कर दो और यहाँ से निकल चलो। गाड़ी में बैठने के बाद किसी मुलाजिम को मंजूर की मौत के बारे में बता देना, वरना 1-2 दिन में यहाँ ताफुन फैल जाएगा।